So let us start the today's current affairs session. So what sources we generally follow is The Hindu, Indian Express, PIB, AIR and other important relevant and government websites and ministries websites. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो बच्चा फिलहाल में ही सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने रिट्रिएट करी थी, जब भी जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग विक्टिम्स होंगे, जब उनकी टेस्टिमनी नोट करी जाएगी, जब उनसे रेलेवेंट एविडेंस को नोट करा जाएगा, तो उसके लिए गाइडलाइंस इशू कि देखिए जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग होता है, इट इज रनिंग मैटर, बच्चे की मेंटल हेल्थ ही इसमें इन्वॉल्व है। एंड व्हेन इट कम्स टू द चाइल्ड ट्रैफिकिंग मैटर्स, इट इंक्लूड्स वेरी कॉम्प्लेक्स एंड लेयर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो स्कैंडल्स जो ऑपरेट होते हैं जब हम चाइल्ड ट्रैफिकिंग बात कर रहे हैं, तो इसमें ट्रांसपोर्टिंग, हार्बनिंग, एक्सप्लॉइटिंग विक्टिम्स इन्वॉल्व होता है। तो बहुत डेलिकेट तरीके से व्हेन इट कम्स टू द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ देयर स्टेट तो अच्छे से रिकॉर्ड होनी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जुडिशियल सेंसिटिविटी दिखाई है और क्लियर गाइडलाइंस दी है दैट कोर्ट्स हैव बीन आस्क्ड टू बियर इन माइंड several key points while recording the evidence of minor trafficking. अब इस न्यूज से रिलेटेड हम जितने भी इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं पॉक्सो एक्ट के वो देखने वाले हैं। हम देखने वाले कौन सा ऑर्गेनाइजेशन चाइल्ड विक्टिम्स को प्रोटेक्ट करता है, सो एंड सो अदर इम्पोर्टेंट रेलेवेंट करंट अफेयर सराउंडिंग दिस पर्टिकुलर न्यूज। देखिए, आपको इसमें क्या समझने की जरूरत है, हमारे जो भी सेशन हो करंट अफेयर्स एंड लीगल अफेयर्स साथ में कवर करते जाएंगे, क्योंकि क्लैट के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लैट के लिए रेलेवेंट है। ये कोई भी समस्या, कुछ भी डाउट हो तो आप लाइव चैट में लिख दीजिए, डाउट्स घर पर लेके किसी बच्चे को नहीं जाना है। ठीक है, तो judgment which laid down guideline for appreciating evidence in child trafficking that courts must not disbelieve the testimony of trafficked child just because minor। इस कोर्ट जजमेंट में ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा था कि भैया बच्चा है, वो माइनर है, उसकी टेस्टिमनी में कुछ इनकन्वीनियंस हो सकता है, टेस्टिमनी में इनकंसिस्टेंट, लेकिन माइनर इन आप पूरा जो जो एविडेंशियरी वैल्यू है वो नलीफाई नहीं करते, तो आपको इसका पूरा ध्यान फटाफट देख लेते कौन कौन सी गाइडलाइन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इशू। तो फर्स्ट गाइडलाइन इज दैट the honorable special courts have to consider the child socio-economic and cultural vulnerability, especially from the marginalized or backward community. Further, the courts have to consider that organized crime networks operate through complex layered structure that often mislead minors. Victims should not be faulted for failure to protect. The very important line, the trafficking victim testimony deserves the same weight as that of injured witness. Further, the conviction can rest solely on the victim if it is a credible and तो भी विक्टिम टेस्टिमनी जिसके साथ ये क्राइम हुआ है, माइनर विक्टिम, तो कन्विक्शन सिर्फ बेसिस ऑफ द विक्टिम सोल टेस्टिमनी करा जा सकता है। फर्दर जुडिशियल कंसिडरेशन ऑफ माइनर टेस्टिमनी मस्ट बी एंड अवॉइड सेकेंडरी विक्टिमिज्म। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब फटाफट हम प्रोविजंस देख लेते रिलेटेड टू पॉक्सो। जितने भी क्लेट यूजी वाले बच्चे, उन्हें पॉक्सो के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। हमारे पास कोई पैसेज आ गया तो करंट अफेयर सेक्शन में भी आ सकते हो, आपके लीगल अफेयर सेक्शन से। इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो बेसिक्स अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्ट एंड बेसिक प्रोविजंस रेलेवेंट टू द पॉक्सो। तो दूसरी एग्जाम्स के लिए भी, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो बेसिक प्रोविजन जब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट एक्ट्स की, तो हमें पता होना चाहिए। द लीगल प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन वी विल बी डिस्कस। तो पॉक्सो का पहले फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। ये एक लैंडमार्क इंडियन लॉ है जो स्पेशली डिजाइन करा गया था टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन अंडर 8 from sexual abuse, from harassment, from pornography by providing a child-friendly legal framework.
स्पेशल कोर्ट्स अपॉइंट हुई है टू डील विद सच मैटर्स। ठीक है, तो ये जेंडर न्यूट्रल लॉ है बच्चे। तो जो नेशनल कमीशन प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स है एंड द स्टैंडिंग कमिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स आर इन चार्ज टू मॉनिटर एंड एनफोर्स दिस लॉ। ठीक है, तो हमारे पास एक लैंडमार्क केस था आलोक श्रीवास्तव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर। पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल गाइडलाइन बताई थी जो स्पेशल कोर्ट्स जो डिजाइन हुए टू डील दी पॉक्सो मैटर्स, तो किस तरीके से वो पॉक्सो मैटर्स को डील करेंगे। और जो ट्रायल है बच्चा वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, एक माइनर बच्चे का ट्रायल होने वाला है, एक माइनर बच्चे की लाइफ का सवाल है, एक माइनर बच्चा यहाँ पर विक्टिम है। ठीक है, तो कंप्लीट यहाँ पर गाइडलाइन बताई गई थी ताकि उसकी मेंटल हेल्थ पे असर ना हो और उस बच्चे को जस्टिस मिल सके जिसके साथ ये हीनियस ऑफेंस हुआ है। सो द ट्रायल इज कंप्लीट विद पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो यहाँ पर जो ट्रायल होना चाहिए वो विद इन 1 ईयर होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग द कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 35 ऑफ द सेक्शन 35 पॉक्सो एक्ट। जब भी पॉक्सो रिलेटेड मैटर होगा तो उसमें ट्रायल विद इन 1 ईयर होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग द कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस। यहाँ पर गाइडलाइंस दी है हाई कोर्ट्स के लिए। द हाई कोर्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल टू ensuring that cases filed under POCSO Act are heard and decided by special। the High Court की responsibility for the presiding officials है courts के, they are trained in child protection and psychological reaction। if not previously done, the special court should be constituted and given the role of dealing with the matter brought under the POCSO Act। or the special court should be given instruction to expedite cases by not granting superfluous adjournment and allowing the procedure outlined in the act। जो स्पेशल कोर्ट है उनको स्ट्रिक्टली जो पॉक्सो एक्ट में प्रोसीजर है वो उन्हें फॉलो करना होगा और उन्हें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ट्रायल को कंक्लूड करना होगा। यू कैन नॉट गिव दी superfluous adjournments in the case। Further, the CGI of the High Court have been asked to form three-judge committee to control and supervise the progress of POCSO। तो ये जजमेंट पढ़ाने का रेलेवेंस ये था बिकॉज आलोक श्रीवास्तव वर्सेस जजमेंट इज really important for all competitive examination, whether you're talking about the CLET or you're talking about to any other law entrance examination। Okay? Further, a special task force will be formed by Director General of Police and State Authority of comparable length to guarantee the investigation properly handled and witnesses are present on the date set before the trial। And other guideline जो इस particular judgment ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इशू करी थी, हाई कोर्ट must take appropriate efforts to create child friendly environment in special courts, keeping in mind the requirement of the POCSO Act to ensure that the spirit of act is upheld। फर्दर ये जो एक्ट है ये राइट टू प्रिवेसी को भी प्रोटेक्ट करता है। जो पॉक्सो कोर्ट्स में जो स्पेशल कोर्ट्स में को हर्ट करा जाता है वो मीडिया में डिस्कशन है। जो चाइल्ड का जो फाइल्स होती हैं उनमें चाइल्ड का नाम मेंशन नहीं होता है टू प्रोटेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रिवेसी ऑफ चिल्ड्रन। So the objective behind this provision under section 23 is to protect the right to privacy of child against whom any offense under POCSO Act has been committed, so as to maintain the confidentiality of the proceeding for best interest of child victim। And you will be shocked to hear that हर साल हमारे देश में पॉक्सो के कम नहीं हो रहे, जो ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन है वो कम नहीं हो रहे बट दिन ब दिन बढ़ते जाए। फटाफट हम देख लेते हैं क्या क्या पनिशमेंट दी गई है एज पर दिस पर्टिकुलर एक्ट। देखिए आपको सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है लेकिन बेसिक हमें आइडिया होना चाहिए कि ये जो एक्ट है कितनी पनिशमेंट। तो बच्चा किसी बच्चे के साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है तो जो ऑफेंडर है उसको मिनिमम 10 years to life in प्लस फाइन की पनिशमेंट। कभी एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है बाय रिलेटिव्स, पुलिस, टीचर्स, गैंग असॉल्ट, मतलब उन लोगों के द्वारा
जो एक ट्रस्ट की ऑटोनॉमी में आते हैं, जिन पर बच्चा भरोसा करता है और जिनसे एक्सपेक्ट करा जाता है दैट दे विल बी इन highest possible priority to protect the children, और instead of protecting the children वो खुद ये कार्य करते हैं, उनके लिए मिनिमम 20 years to life imprisonment की पनिशमेंट दी गई है. For the sexual assault is not penetrative, 3 to 5 years की imprisonment. Further, for aggravated sexual assault, the punishment 5 to 7 years. Further, sexual harassment of child up to 3 years imprisonment. And if you're using a child for pornographic purposes, okay, so the punishment prescribed under act is up to 5 years imprisonment plus fine and up to 7 years of imprisonment plus fine. Okay? So थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा कि भैया एक्ट क्या है, क्या उसके प्रोविजन है, जितना क्लेट यूजी के बच्चे को पता होना चाहिए. तो अगेन द इम्पोर्टेंट जजमेंट आज जो सुप्रीम कोर्ट का आता है, ये थोड़ा ना शॉकिंग सा जजमेंट. ठीक है, आपको पता होगा बच्चा, अभी जो अरावली हिल्स का जो इशू चल रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कंट्रोवर्शियल जजमेंट उसमें पास करा था, और आज ही सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक जजमेंट रिट्रीटेड करा है. सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भैया जो कॉरपोरेशन होती है और ये जो प्राइवेट कंपनीज होती है, इनकी फंडामेंटल ड्यूटी होती है दैट वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे, और वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे तो वो कॉस्ट बियर करे, एंड वो CSR जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसमें अपना योगदान दे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने. तो इस न्यूज में डाइव इन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं क्या होती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, ये कंपनी लॉ का सब्जेक्ट है, बट देखिए फ्लैट अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम से तो हर एक एरियाज जो न्यूज़पेपर में आ रहे, जो द हिंदू में आ रहे, इंडियन एक्सप्रेस में आ रहे, या कोई से भी रिलायबल सोर्स में आ रहे, वो हमें पता होना चाहिए. ठीक है बच्चा, तो चलिए फटाफट हम डिस्कस करते हैं क्या होती है कॉर्पोरेट. ठीक है बच्चा, तो हमारे यहाँ जो प्राइवेट कंपनीज है, जो पब्लिक कंपनीज है, जो 1% कंपनीज है, वो सब किससे गवर्न होती है? कंपनीज एक्ट 2013. तो सेक्शन 135 कंपनीज एक्ट का कहता है कि हर एक कॉर्पोरेशन, वो प्राइवेट हो, वो पब्लिक हो, वो 1% कंपनी हो, इनकी ये लीगल ड्यूटी होती है कि उन्हें कोई ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है कि उन्हें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में अपना योगदान देना है या नहीं देना. उन पर ये कंपनीज एक्ट के द्वारा ये कंपल्शन है. अब इसमें लिमिट कर दी गई है भैया, कभी वो 5 करोड़ से ऊपर का उनका प्रॉफिट है या 100 करोड़ से ऊपर उनका टर्नओवर है, सर्टेन लिमिट्स वो करती है, उस पर हमें नहीं जाना. ठीक है, तो कभी वो इतना प्रॉफिट कर रही है सर्टेन लिमिट, तो उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सोसाइटी के लिए कुछ, क्योंकि वो सोसाइटी के रिसोर्स यूज करके ही प्रॉफिट कर रही है. पर्टिकुलर कंपनी हो गई, कोई कॉर्पोरेशन हो गया, जो उनका कमर्शियल इंटरेस्ट जो बन रहा है वो किस लिए बन रहा है कि सोसाइटी के रिसोर्स कर रहे हो. आप कंपनी चला रहे हो, तो आप कंपनी में जो आपकी फैक्ट्रीज है, जो इंडस्ट्रीज है, उससे एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है, तो कौन उस एनवायरमेंटल डैमेज को ठीक करेगा? भाई आम जनता तो एनवायरमेंटल डैमेज नहीं कर रही है ना, जितना कंपनीज कर रही है. तो अब वो कंपनी के डैमेज की वजह से अब आम जनता को तो दिक्कतें हो रही है, उनकी तो हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही है, तो उनके लिए हॉस्पिटल खुलवाना कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? वो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो कहते हैं कि आपको सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए. ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी सोशल वर्क कर सकते हो, आप गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन को प्रमोट कर सकते हो, आप हॉस्पिटल्स खुलवा सकते हो, आप एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कर सकते हो, एंड सो. देखिए बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ट्रिपल पी. ठीक है, पीपल, प्रॉफिट एंड प्लांट, ये तीनों चीजों में ना कनेक्शन है कि ये ट्राइंगल बनाता है. लोग तब तक ही जिंदा है तब तक प्रॉफिट है, और वो प्रॉफिट तब तक सही नहीं होगा जब तक इस दुनिया में प्लांट नहीं बचेंगे. कि प्लांट नहीं बचेंगे तो हाउ विल टेक द ऑक्सीजन. तो एनवायरमेंट, पीपल, प्रॉफिट, मतलब आपकी इकोनॉमी हो गई, लोग हो गए, प्रॉफिट हो गए, तीनों को एग्जिस्ट. यहाँ पे बात है ही नहीं, यहाँ पे बात डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंट की है ही नहीं, यहाँ पे बात है डेवलपमेंट विद अकाउंटेबिलिटी की. यहाँ पर गवर्नमेंट आपको
जो सुप्रीम कोर्ट है वो आपको डेवलपमेंट से नहीं रोक रही है, वो ये कह रही है आप डेवलपमेंट करो लेकिन आप एनवायरमेंट का भी सोचो एक बार, आप उसके लिए भी आप अकाउंटेबल। इसलिए बहुत अच्छा प्रोविजन जो कंपनीज एक्ट में आया कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, वो इनेक्ट कर, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ये कहा है कि भैया जो कॉर्पोरेट होते हैं, जो कंपनीज होती है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं दिया गया कि उनको एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करना है या नहीं करना है, ये उनकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये पार्ट है सीएसआर का, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तो कंपनी क्या होती है बच्चा, कंपनी एक लीगल पर्सन है, कंपनी के भी कुछ राइट्स होते हैं, ठीक है। तो कंपनी की कुछ ड्यूटीज भी होगी, जहां जहां आपके राइट है ना वहां वहां आपकी ड्यूटी होगी, ठीक है। और एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना भी आपकी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। वो आर्टिकल जो डीपीएसपी जो हम बात करेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटी अंडर आर्टिकल 51A, तो जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी 51A थी, वो हमारी ड्यूटी है कि हर एक सिटीजन की ड्यूटी है वो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करे, प्लांट्स को प्रोटेक्ट करे, लेक्स को प्रोटेक्ट करे, कंपैशन रखे वाइल्ड लाइफ की तरफ, लिविंग क्रिएचर्स की तरफ। और जब हम डीपीएसपी की बात करते हैं तो जो हमारा आर्टिकल 48A है वो भी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करते हैं। So spending CSR funds on environment protection is not voluntary philanthropy, it is your duty, ठीक है। अब ये बहुत अच्छा प्रिंसिपल है पॉलिटर प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल कहता है, ठीक है, जब आप लॉ ऑफ टॉर्ट्स की जब आपके पास पैसेजेस आएंगे ना एग्जाम में, तो उसमें पूछा जाता है क्या है पॉलिटर प्रिंसिपल एंड प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। So when corporate activities such as mining, power generation, infrastructure threaten endangered species, companies must bear the cost of conservation and recovery. जो मतलब सीधी सी कहती है पॉलिटिकल प्रिंसिपल, जितना आपने नुकसान पहुंचाया ना इन्वायरमेंट को, उसकी भरपाई भी आप ही करोगे कॉम्पनसेशन देके। So they believe in two principles. We have to protect the natural habitat and also we have to protect the conservation outside natural habitat. तो एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन करना, आप एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन दे रहे हो थ्रू कॉम्पनसेशन, कुछ एक्टिविटीज कर रहे हो, तो आप एनवायरमेंट पर एहसान नहीं कर रहे हो, वो एनवायरमेंट भी आपने ही खत्म किया। तो जब कोई कॉर्पोरेट हाउस कुछ ऐसी एक्टिविटीज करता है, वो उनकी ड्यूटी है और उनको बिल्कुल करना चाहिए, और उस ड्यूटी से कभी बच रहे हैं तो ये शर्मनाक चीज है। बहुत सारे कॉर्पोरेशन है टू प्रोटेक्ट इनकम टैक्स एक्ट में जो लूप होल्स है, वो लूप होल्स का फायदा उठाता है, ठीक है। वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एज उनकी ड्यूटी नहीं देखते, वो इसको एज बर्डन देखते हैं, तो ये गलत है। चलिए अब जो दूसरी हमारी न्यूज, जो आज की न्यूज पेपर में, वो थी द फर्स्ट CRA coordination committee held in New Delhi. So the first coordination committee of what? Textile Research Association held in New Delhi today. Okay? इस मीटिंग में हमारे यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर जो है गिरिराज सिंह जी, कि इन्होंने मीटिंग अटेंड करी थी। जो 9 इंस्टीट्यूट थे टेक्सटाइल रिसर्च में, वो भी मीटिंग का पार्ट थे। So remember the Textile Research Association meeting was held in न्यू दिल्ली। चलिए दूसरी न्यूज की तरफ हम बढ़ते हैं बच्चा। तो इंडिया इमर्ज एज वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन। तो हमारी रैंक इंप्रूव हुई है। अगस्त में हम 5वें नंबर पे थे, लेकिन दिसंबर आते आते जो ट्रैफिक एविएशन इंडस्ट्री में बढ़ा है, उसमें हम 3रे नंबर पे आ गए। तो इंडिया प्राउडली स्टैंड द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक सिविल एविएशन मार्केट, रिफ्लेक्टिंग रैपिड ग्रोथ ऑफ द सेक्टर। ये जो हमारे सिविल एविएशन सेक्रेटरी है समीर कुमार सिन्हा, उन्होंने कहा है कि जो हमारा एयरक्राफ्ट फ्लीट है वो 2014 में 395 था और 2025 में वो बढ़ के हो चुका है 844। तो द सेमिनार यहाँ कहाँ पर अनाउंसमेंट हुआ था, जो सेमिनार ऑर्गेनाइज करा गया था डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, वहाँ पर ये अनाउंसमेंट हुआ था। लेकिन अभी भी पहली पोजीशन पे कौन है, जब हम वर्ल्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट की बात करते तो अभी भी पहले नंबर पे है यूएसए और दूसरे नंबर पे बच्चा यहाँ पे चाइना। ठीक है, द यूएसए रिमेन्स द वर्ल्ड बिगेस्ट एविएशन मार्केट विद
876 million passengers in 2024 on the strength of domestic market, growing 5.2% year on year. और वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है? जब हम एविएशन इंडस्ट्री की बात करें, फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आपको सबको पता है, बहुत बार हम करंट अफेयर की क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं कि सिंगापुर का वो एयरपोर्ट है। अगेन, so the other important news is that CM Modi will visit West Bengal to launch rupees 3,200 crores highway project. ये दो हाईवेज बनने वाले नेशनल हाईवेज। जो पहला हाईवे इट विल बी द कृष्ण नगर सेक्शन ऑफ नेशनल हाईवे 34 एंड अदर इज राजागुली सेक्शन ऑफ नेशनल हाईवे 34 इन नॉर्थ 20। ठीक है, जो ये प्रोजेक्ट है दिस विल सर्व अ वाइटल कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कोलकाता एंड सिलीगुड़ी। बच्चा, अब हम नेशनल हाईवेज की जब बात करते हैं, ठीक है, हमें पता है नेशनल हाईवेज को कौन रेगुलेट करता है? एंड नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो मैं इतना जब हम पूरे हम भारत को देखेंगे, ठीक है, तो बच्चा हम जब नेशनल हाईवेज की बात कर रहे हैं तो फटाफट मुझे बता दीजिए हमारे देश में कितने करंटली नेशनल हाईवे? बच्चा, हमारे पास है 599 national highway. This form a vital part of world second largest road network. Okay? और जब मैं बात करूंगी कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है, सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है? बच्चा, जब हम पहले लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे की बात करते हैं वो है बच्चा श्रीनगर टू कन्याकुमारी। दिस इज द लॉन्गेस्ट हाईवे। तो आपका नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में फॉल होता है द लॉन्गेस्ट हाईवेज फ्रॉम योर श्रीनगर टू कन्याकुमारी। okay? This is NH44. And when I'm talking about the shortest national highway, तो बच्चा this is NH 963 often in Kerala. तो अब हम हाईवेज की बात करें तो अब हमारे पास भैया इंडिया का प्यारा मैप खुला है, तो फटाफट ना हम एक बार समझ लेते कि मैम ये ऑरेंज लाइन क्या है, ये येलो लाइन क्या है, ग्रीन। बच्चे, ये जो येलो आपको दिख रहा है बच्चे आपका गोल्डन क्वाड्रेंगल, जो ग्रीन आपको दिख रहा है बच्चे ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है। फॉर द you're seeing this grayish line, this is other national highways and NHDP phase 3 for the नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की जब हम बात करेंगे बच्चा ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर इज योर ऑरेंज लाइन। ठीक है, तो द मैप इज इम्पोर्टेंट। जब हम स्टैटिक जीके में कवर करेंगे तो वी विल डिस्कस कि पहला नेशनल हाईवे कब बना था, द रीजन बिहाइंड ईच नेशनल हाईवेज। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक कितना लाइन कवर होता है, वर्ल्ड के लार्जेस्ट नेशनल हाईवेज कौन कौन से। ठीक है, सो वी विल डिस्कस इन डिटेल इन स्टैटिक जीके क्लास। चलिए अब हम दूसरे करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चा, ब्लूबर्ड सैटेलाइट लॉन्च टू सेट फॉर दिसंबर 24। तो इंडिया की हेवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है LVM-3। नाम याद रखिएगा, कभी आपसे कोई पूछे कि इंडिया की हेवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल कौन सी है, LVM-3 is set to place a major US commercial satellite into orbit on December। तो ये मिशन कौन एग्जीक्यूट करेगा? ये मिशन एग्जीक्यूट करेगा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। अब देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ कुछ बच्चे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं व्हेन इट कम्स टू द न्यूज रिलेटेड टू द स्पेस, बट कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें स्पेस की पसंद नहीं होती। ठीक है, तो आपकी पसंद नापसंद करने से कुछ होगा नहीं। मैं यही बताना चाहती थी, आपको कुछ चीजें जो वो आपको मेमोराइज करनी पड़ेगी। आपको जो हमारी हेवीएस्ट लॉन्च व्हीकल है, लॉन्च व्हीकल क्या है? जो कह सकते हो जो व्हीकल जो स्पेस में जाती है एक सैटेलाइट को लेकर, वो उसको हम लॉन्च व्हीकल कहते हैं। तो हमारी LVM-3 हेवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है कि ब्लूबर्ड सैटेलाइट को लॉन्च करने वाली है। ठीक है, तो लॉन्च शेड्यूल एंड मिशन प्रोफाइल ऑलरेडी हो चुका है। अब देखिए तो थोड़ी बहुत करंट अफेयर ना बच्चे जितना खुद से पढ़ोगे ना वो भी फायदे में। इसरो हो गया, नासा हो गया, इनके बारे में बेसिक फैक्ट्स पता होना चाहिए आपको। इसरो कब स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है, इसरो के चेयरमैन कौन है, जब हम करंट चेयरपर्सन की बात करेंगे पहले चेयरपर्सन कौन थे। ठीक है, अभी तक इंडिया
कौन कौन से मिशन कंप्लीट कर लिए भैया। मार्स मिशन भी आने वाला है, मंगलयान, चंद्रयान, गगनयान। ये चंद्रयान 4 और 5 कब लॉन्च होने वाला है, हमने डिस्कस करा था कि भैया अब जो नेक्स्ट चंद्रयान मिशन होने वाला है वो इंडिया एंड जापान साथ में कंक्लूड करने वाली है मिशन को। तो ये बेसिक फैक्ट्स हमें पता होने चाहिए ना। अभी हमने कल ही जो न्यूज़पेपर हम जब डिस्कस कर रहे थे और जब हम करंट अफेयर की क्लास कर रहे थे तो वी हैव सीन दैट नरेंद्र मोदी अभी दौरे पे गए हुए इन अफ्रीकन रीजन, तो ओमान, इथोपिया, यहाँ पर दे हैव साइन द एमओयूज। ये तो ओमान ने अलाउ कर दिया 50% इंडियन वर्कफोर्स अंडर सीपा फ्रेमवर्क। ठीक है, तो बच्चा सीपा क्या है बच्चा, तो सीपा है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। So India has secured the major employment concession for its workforce in Oman, with Gulf of nation permitting companies to employ। भैया वहाँ की कंपनीज हमारे एम्प्लॉयज को 50% इंडियन नेशनल एम्प्लॉयमेंट देगी, फर्दर द शार्प राइज फ्रॉम अर्लियर केप ऑफ 20%। तो ये जो डिसीजन था, ये जो मेजर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट था between two countries, इसका पार्ट है। significantly it will benefit Indian workers, professional and enterprises जो ऑलरेडी ओमान में काम कर रही है, जो ओमान में ऑपरेट कर रही है। ठीक है, तो की एम्प्लॉयमेंट कंसेशन फॉर इंडियन workers. Government officials said that the revised cap ensured Indian companies setting up operations in Oman are not compelled to recruit workers from third countries. So again the important news follows that जो मैंने आपसे अभी थोड़ी समय पहले ही सवाल पूछा था, भैया वर्ल्ड का बेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा है, तो इट्स कम अगेन ऑफ सिंगापुर चंगी एयरपोर्ट has been voted the best international airport in world for 2025. Okay, now further the recognition at India's best award 2025. The honor was announced during the 4th edition of India's Best Award, which celebrates the excellence across global travel and hospitality sector. अब फटाफट आज के न्यूज़पेपर से जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ निकल के आती है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज, और जो दूसरे सोर्सेस थे उससे रिलेटेड हम एमसीक्यूज देख लेते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज वाला सेक्शन तो हर एक बच्चे के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग होता है। तो चलिए फटाफट हम एमसीक्यूज देखते हैं। तो बच्चा जब हम हमारा जो पहला एमसीक्यू है, द डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन इज एसोसिएटेड विद व्हिच मिनिस्ट्री। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है बच्चा, ये रिलेटेड है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। आपकी स्कीम समझनी है तो पुराना वीडियो रिविजिट कर लीजिए, डिटेल में हमने इस स्कीम के बारे में डिस्कस करा। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज इस खुआनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड बच्चा, तो ये लोकेटेड है आपकी मध्य प्रदेश में। फर्दर विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड द प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर एक्ट डिसम्बर 2025। फटाफट ना इसको मैं समझा देती हूँ कि क्या ये बिल है। कि बच्चों तो ये झारखंड ने ये बिल रिसेंटली इनेक्ट करा है। अब गिग वर्कर्स तो आप समझते कौन होते हैं गिग वर्कर्स, आपके स्विगी जोमेटो के जो डिलीवरी पार्सल्स लाते हो भैया, ठीक है, तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम करते हैं। ठीक है, जो आपकी इकोनॉमी के थर्ड पिलर भी हम कह सकते हैं, दे आर गिग वर्कर्स। अब जो गिग वर्कर्स थे, ये जो डिलीवरी बॉयज थे, डिलीवरी एजेंट थे, इनके लिए प्रॉपर कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं था, ना इनको डेथ इंश्योरेंस मिलता था, ना प्रॉपर तरीके से इनके वर्किंग आवर्स, ना इनकी हेल्थ एंड सिक्योरिटीज पर कंपनी ध्यान। ठीक है, तो इनके जो राइट्स की बात है, जो डिमांड है वो बढ़ रही है, जो कि बहुत जेन्युइन भी है। ये तो झारखंड ने यहाँ पे बहुत अच्छा काम करा है। झारखंड ने यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म दे दिया है गिग वर्कर्स को और इनेक्ट कर दिया गिग वर्कर्स एंड वेलफेयर। ठीक है, यहाँ पर मिनिमम क्राइटेरिया दे दिया गया कि इतना तो उन्हें मिनिमम वेजेस मिलनी चाहिए गिग वर्कर्स, इतने डिफाइनेट उनके वर्किंग आवर्स होने चाहिए कि इंश्योरेंस पॉलिसीज को कंपनीज के साइड से मिलनी चाहिए, और प्रॉपर तरीके से जो गिग वर्कर बनना चाहता है उनका डिजिटल फॉर्मेट में प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ताकि गवर्नमेंट के पास भी रिकॉर्ड हो। क्योंकि गिग वर्कर्स का बहुत ज्यादा हेरसमेंट होता था फ्रॉम द साइड ऑफ कंपनी।
तो द एक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये एक इंस्पिरेशनल प्लेटफॉर्म ओपन करता है दूसरे स्टेट्स के लिए भी टू इनेक्ट सच एक्ट्स फॉर gig workers in other states too. ठीक है, तो झारखंड ने बच्चा ये इनेक्ट करा है. चलिए दूसरा, विच स्टेट वॉन द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025? तो ये ट्रॉफी भी आपके झारखंड ने. So, which country topped the global list for dope violation in 2024 according to WADA report? तो भैया डोपिंग में ये बहुत शर्मनाक चीज है, बट इसका वॉयलेशन सबसे ज्यादा इंडिया ने करा. हमारे जो इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन है, पास्ट में कुछ स्पोर्ट्स पर्सन भी इन अनएथिकल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व थे. तो भैया डोपिंग रूल्स है, रेगुलेशंस है. आप जब स्पोर्ट्स में जाते हो तो आपको प्रोहिबिट करा जाता है यूज द सर्टेन ड्रग्स, क्योंकि कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो आपका स्टिमुलाई बढ़ा देते हैं. तो दे आर प्रोहिबिटेड इन द स्पोर्ट्स इंडस्ट्री. तो अकॉर्डिंग टू वाडा रिपोर्ट किसने टॉप करा है? यहाँ पर इंडिया ने. फटाफट वाडा के बारे में समझ लेते तो बेटा वाडा क्या है? ये है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी. इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है बच्चा? कनाडा. ये फॉर्म हुई थी 1999 में. चलो, इंडिया साइन अ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट विथ विच कंट्री रिसेंटली? हमने रिसेंटली ओमान के साथ बच्चा ये साइन करा था. ठीक है, इसमें जो टैरिफ कंसेशंस थे इंडिया फ्रॉम ओमान, इस पर भी डिस्कशन हुआ था. हियर विल बी जीरो ड्यूटी लगेगी ओमान टैरिफ लाइंस पर कवरिंग इंडियाज एक्सपोज टू ओमान. ठीक है, फर्दर again the important current affairs, which country unveiled the official logo for COP17 convention on biological diversity? तो ऑफिशियल लोगो कौन सी कंट्री ने लॉन्च करा है रिलेवेंट टू द COP17? किसने लॉन्च करा बच्चा? अर्मेनिया ने. नाउ, वेयर डिड इंडियन नेवी कमीशन इट्स फर्स्ट इंडिजिनियस डाइविंग स्पोर्ट्स क्राफ्ट? कहाँ पर इंडियन नेवी ने कमीशन करा पहला जो भारत में बना था इंडिजिनियस डाइविंग स्पोर्ट सपोर्ट क्राफ्ट? वो कहाँ पे था बच्चा? इट वाज इन कोची. Further, who became the first woman officer to pass out from Indian Military Academy in Dehradun? तो साई जादव पहली महिला है जो पास आउट हुई है फ्रॉम इंडियन मिलिट्री एकेडमी. तो बच्चा ये आज के इम्पोर्टेंट न्यूज थी, करंट अफेयर थी जो कवर हो गई है. आपको डेली बेसिस पे जितना भी करंट अफेयर वो कवर करना है, तभी आपका करंट अफेयर का सेक्शन कवर होगा. ठीक है, जो भी डाउट है, समस्या आप पूछ लीजिए. ठीक है, तो थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग. ही डाउट तो आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो. टेलीग्राम चैनल पर यू कैन इवन आस्क द क्वेश्चन, कैन राइट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन. So keep learning, keep smiling. We are with you.